क्या हो अगर जिस इंसान को तुमने सदियों तक अपना पिता माना, अपनी ढाल माना, वही तुम्हारी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा हत्यारा निकले? और उससे भी भयानक बात ये कि जिस राज को छुपाने के लिए तुम्हारे परिवार को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया, वो राज कोई खजाना नहीं बल्कि एक ऐसा राक्षस है जो अगर आज आजाद हो गया तो इंसानों का ही नहीं बल्कि वैम्पायर्स और लायकन्स का भी वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब पीछा करने वाला कोई आम वैम्पायर नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे पहला और सबसे खतरनाक हाइब्रिड हो, तो क्या भागने का कोई रास्ता बचता है? इस खौफनाक खेल को समझने के लिए हमें आज से 1000 साल पीछे सन 1202 के उस बर्फीले अंधेरे में जाना होगा जहां से ये तबाही शुरू हुई थी। वैम्पायर्स का एक पूरा लश्कर, जिसकी अगुवाई खुद विक्टर कर रहा था, एक छोटे से गांव को घेर चुका था। पर वे किसी इंसानी फौज से नहीं लड़ रहे थे, वे लड़ रहे थे एक अकेले ऐसे जानवर से जिसकी चीख से पहाड़ों की रूह कांप जाती थी। वो था विलियम, दुनिया का सबसे पहला और सबसे क्रूर लायकन यानी भेड़िया। विलियम कोई आम भेड़िया नहीं था, उसकी एक खौफनाक खासियत थी। वो जिस इंसान को भी काटता वो तुरंत एक बेकाबू भेड़िए में बदल जाता और फिर कभी वापस इंसान नहीं बन पाता। विक्टर और उसके योद्धाओं ने जान की बाजी लगाकर विलियम को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ लिया। लेकिन तभी वहां एक और शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में खौफ और बेबसी का तूफान था। दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर और विलियम का जुड़वां भाई। मार्कस अपने भाई को बचाना चाहता था, वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन विक्टर जानता था कि विलियम को जिंदा रखना कितना बड़ा खतरा है। फिर भी मार्कस के खौफ से विक्टर ने विलियम को मारा नहीं बल्कि उसे एक ऐसी गुप्त जगह पर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा दफन करने का फैसला किया जिसकी चाबी 2 टुकड़ों में बांट दी गई। एक टुकड़ा विक्टर ने अपने पास रखा और दूसरा एक ऐसे इंसान के सीने में छुपा दिया गया जिसे इसका अंदाजा तक नहीं था। लेकिन विक्टर को क्या पता था कि जिस राज्य को उसने लोहे की सलाखों के पीछे दफनाया है, वही राज्य 1000 साल बाद उसके अपने ही वजूद को भस्म कर देगा। अब वक्त छलांग लगाता है आज के दौर में, जहां वैम्पायर कासल में विक्टर की मौत के बाद सन्नाटा पसरा था। क्रेवेन नाम का चालबाज वैम्पायर गद्दी पर बैठने के सपने देख रहा था, लेकिन गद्दी तक पहुंचने के लिए उसे सबसे बड़े वैम्पायर मार्कस को जगाना था, जो सदियों से एक ताबूत में गहरी नींद सो रहा था। अचानक उस अंधेरी कोठरी में एक ऐसी चीख गूंजती है जो पत्थरों को भी चटका देती है। ताबूत का भारी ढक्कन हवा में तिनके की तरह उड़ जाता है। सामने खड़ा होता है मार्कस, लेकिन वो अब सिर्फ एक वैम्पायर नहीं रहा। लायकन के खून ने उसके अंदर के वैम्पायर वायरस से मिलकर उसे एक खौफनाक चमगादड़ जैसी पंखों वाले विशाल हाइब्रिड दैत्य में बदल दिया था। क्रेवेन के आदमी गोलियां चलाते हैं, लेकिन मार्कस की चमड़ी पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो पलक झपकते ही क्रेवेन की गर्दन अपने पंजों में जकड़ लेता है। इस दुनिया में वैम्पायर्स जब किसी का खून पीते हैं तो उन्हें उस शख्स की सारी यादें दिख जाती हैं। मार्कस क्रेवेन का खून पीता है और उसे क्रेवेन के दिमाग से वो सब कुछ दिख जाता है जो हाल ही में घटा था। विक्टर की मौत, सेलिना की बगावत और सबसे बढ़कर मार्कस को अब वही पेंडेंट चाहिए था, क्योंकि वो पेंडेंट कोई आम जेवर नहीं बल्कि उसके भाई विलियम के उस खौफनाक जेल का आधा ताला था। मार्कस का एक ही मकसद है, अपने भाई को आजाद करना और इस दुनिया पर हाइब्रिड्स की एक नई हुकूमत कायम करना, जहां इंसान और आम वैम्पायर सिर्फ उनका भोजन होंगे। क्रेवेन को बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर मार्कस अपनी विशाल पंख फैलाता है और रात के अंधेरे में उड़ जाता है। गोदाम के उस ठंडे अंधेरे में माइकल अपने अंदर बदलती हुई ताकतों से जूझ रहा है। वो एक ऐसा प्राणी बन चुका है जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन सेलिना की आंखों में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी और प्यार है। दोनों थोड़ी राहत की सांस ही ले रहे थे कि अचानक गोदाम की भारी टिन की छत फट जाती है। आसमां से एक साया नीचे गिरता है, एक विशालकाय दानवी रूप। मार्कस उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी पीठ से निकले नुकीले पंख किसी भाले की तरह चमक रहे थे। माइकल बिना एक पल गंवाए अपने हाइब्रिड रूप में बदलता है और मार्कस पर झपट पड़ता है। दोनों दैत्यों के बीच एक खूनी जंग छिड़ जाती है। माइकल के पास बेहिसाब ताकत थी, लेकिन मार्कस के पास 1000 साल का तजुर्बा और अमृता का सबसे खौफनाक रूप था। मार्कस अपने पंख के नुकीले किनारे से माइकल के सीने को चीर देता है और उसे उठाकर दीवार से पटक देता है। सेलिना अपनी बंदूकों से गोलियों की बौछार कर देती है, लेकिन मार्कस पर कोई असर नहीं होता। मार्कस सेलिना की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। वो उससे बहस नहीं करता, वो सिर्फ उसके गले में लटके उस पेंडेंट को देखता है। मार्कस सेलिना से कहता है कि वो पेंडेंट उसका है, लेकिन इससे पहले कि मार्कस सेलिना को मार पाता, सुबह की पहली किरणें खिड़की के शीशे को तोड़कर अंदर आने लगती हैं। सूरज की रोशनी वैम्पायर्स के लिए तेजाब जैसी होती है। मार्कस दर्द से कराह उठता है और मजबूरन पीछे हटते हुए रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। सेलिना और माइकल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं।
सेलिना का दिमाग बुरी तरह उलझ चुका है। मार्क्स को वो पेंडेंट क्यों चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, इस पेंडेंट का उसकी अपनी दुखद जिंदगी से क्या ताल्लुक है? इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकते थे, एंड्रियास टैनिस। टैनिस वैम्पायर्स का वो पुराना इतिहासकार था जिसे विक्टर ने सदियों पहले दूर एक वीरान इलाके में निर्वासित कर दिया था, क्योंकि टैनिस ऐसे काले सच जानता था जिन्हें विक्टर हमेशा के लिए छुपाना चाहता था। सेलिना और माइकल रात के सन्नाटे में टैनिस के किले में दाखिल होते हैं, जो अपनी अय्याशियों और सुरक्षा तंत्र के बीच छुपा बैठा था। सेलिना को देखकर हैरान रह जाता है। सेलिना उस पर अपनी बंदूक तान देती है और सच उगलने को कहती है। टैनिस जानता है कि सेलिना अब वो बेखबर लड़की नहीं रही। वो एक गहरा सांस लेता है और इतिहास के उन पन्नों को खोलना शुरू करता है जिन्हें खून से लिखा गया था। टैनिस बताता है कि मार्कस और विलियम कोई मामूली जीव नहीं है। वे दोनों एक ही बाप की संतान हैं, अलेक्जेंडर कॉर्विनस, जो इतिहास का सबसे पहला सच्चा अमर इंसान है। सन 500 के आसपास अलेक्जेंडर के खून में एक अनोखा म्यूटेशन हुआ जिसने उसे अमर बना दिया। उसके 2 जुड़वां बेटे हुए, मार्कस और विलियम। मार्कस को एक चमगादड़ ने काटा तो वो पहला वैम्पायर बना। विलियम को एक भेड़िया ने काटा तो वो पहला लायकन बना। लेकिन तीसरा बेटा वो पूरी तरह इंसान रहा और उसी तीसरे बेटे की नस्ल से आगे चलकर माइकल कॉर्विन पैदा हुआ। यानी माइकल कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि उस महान अमर इंसान का सीधा वंशज है। सेलिना टैनिस से पूछती है कि मार्कस उसके पेंडेंट के पीछे क्यों पड़ा है। वो बताता है कि ये पेंडेंट विलियम की जेल की चाबी का आधा हिस्सा है। दूसरा आधा हिस्सा विक्टर के पास था। लेकिन विलियम की वो जेल बनाई किसने थी? टैनिस बताता है, वो रहस्यमयी मकबरा जहां विलियम को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था, उसका नक्शा किसी वैम्पायर ने नहीं बनाया था। उसे एक इंसानी कारीगर, मास्टर मैसन ने बनाया था, और वो कारीगर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता थे। विक्टर ने विलियम को कैद करने के बाद तुम्हारे पूरे परिवार को इसलिए मार डाला ताकि दुनिया में किसी को भी उस जेल की लोकेशन का पता न चले। तुम्हारे पिता ने वो जेल बनाई थी और उसकी हर एक दीवार का नक्शा तुम्हारे दिमाग में बचपन की यादों की तरह छपा हुआ था। विक्टर ने तुम्हारे परिवार को मार दिया, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा और वैम्पायर बनाया क्योंकि वो तुमसे प्यार करने लगा था। तुम उसे उसकी मरी हुई बेटी सोनिया की याद दिलाती थी और तुम्हें वैम्पायर बनाकर उसने ये पक्का कर लिया कि वो नक्शा हमेशा सुरक्षित रहे। टैनिस उन्हें बताता है कि अलेक्जेंडर, उन सब का बाप, आज भी जिंदा है। वो एक विशाल समुद्री जहाज पर रहता है और अपनी गुप्त संस्था क्लीनर्स के जरिए वैम्पायर्स और लायकन्स की जंग को इंसानी दुनिया से छुपाता आ रहा है। टैनिस सेलिना को अलेक्जेंडर का पता देता है, लेकिन क्या एक बाप जिसने 1000 साल से अपने 2 राक्षस बेटों की तबाही को चुपचाप देखा है, अब इस जंग में सेलिना की मदद करेगा? सेलिना और माइकल समुद्री जहाज की तरफ बढ़ते हैं। जब वे अलेक्जेंडर के सामने पहुंचते हैं, अपने बेटे मार्क्स को रोकिए, वो अपने भाई विलियम को आजाद करने जा रहा है। अगर वे दोनों मिल गए तो इस धरती पर कोई नहीं बचेगा। वे मेरे बेटे हैं। एक बाप अपनी ही औलाद का कत्ल कैसे कर सकता है? सेलिना गुस्से से तमतमा उठती है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसके इस मोह की वजह से करोड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं। वो अलेक्जेंडर पर कायर होने का इल्जाम लगाती है। इससे पहले कि उनके बीच की बहस कोई मोड़ लेती, अचानक पूरा जहाज एक खौफनाक धमाके से कांप उठता है। अलार्म बजने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। पानी के ऊपर से एक विशाल काली परछाई जहाज पर उतरती है। मार्कस आ चुका था। उससे टैनिस से अलेक्जेंडर का पता चल गया था, क्योंकि मार्क्स ने टैनिस का खून भी पी लिया था। मार्क्स अपने बाप के जहाज पर किसी यमराज की तरह कदम रखता है। माइकल तुरंत हाइब्रिड रूप में बदलता है और मार्क्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्क्स अब पहले से कहीं ज्यादा खूंखार हो चुका था। दोनों के बीच जहाज के डेक पर भयानक लड़ाई होती है। मार्क्स अपने तेज तर्रार पंख के स्टील जैसे नुकीले हिस्से से माइकल के सीने को आर पार कर देता है। माइकल दर्द से चीख उठता है। मार्कस उसे उठाकर समंदर के गहरे ठंडे पानी में फेंक देता है। सेलिना की चीख हवा में गूंज उठती है। माइकल, वो उसे डूबते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। क्या माइकल सच में मर चुका था, या फिर उसका अमर खून उसे एक बार फिर मौत के मुंह से वापस लाएगा? माइकल को खत्म करने के बाद मार्कस अलेक्जेंडर के केबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है। मार्कस अलेक्जेंडर की छाती में अपनी तलवार घोंप देता है और चाबी का दूसरा टुकड़ा छीन लेता है, जो विक्टर की मौत के बाद अलेक्जेंडर के पास लाया गया था। खून पीने के बाद मार्कस अपने बाप को मरती हालत में छोड़कर वहां से उड़ जाता है। अब उसके पास दोनों चाबियां थीं और सेलिना की यादों से उसे विलियम के मकबरे की सटीक लोकेशन भी मिल चुकी थी। सेलिना नीचे दौड़कर आती है, जहां अलेक्जेंडर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर अपनी कलाई काटता है और सेलिना से कहता है, मेरा खून पियो सेलिना, ये इस दुनिया का सबसे पहला और शुद्ध अमर खून है।
ये तुम्हें वो ताकत देगा जो किसी वैम्पायर के पास कभी नहीं थी। सेलिना अलेक्जेंडर का खून पीती है। उसके जिस्म की एक एक नस में मानो बिजली का करंट दौड़ जाता है। उसकी आंखें एक अलौकिक नीली रोशनी से चमकने लगती हैं। पहाड़ों के बीच छुपी एक प्राचीन वीरान इमारत, यही वो जगह थी जहां सेलिना के पिता ने 1000 साल पहले विलियम का मकबरा बनाया था। मार्कस वहां पहुंच चुका था। वो भारी पत्थरों की कब्र के पास खड़ा होता है। उसके हाथों में दोनों चाबियां हैं। वो चाबियों को जोड़कर मकबरे के ताले में घुमाता है। अंदर से एक ऐसी खौफनाक गुर्राहट सुनाई देती है जो जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती है। विलियम, पहला और सबसे क्रूर लायकन, 1000 साल की भूखी नींद के बाद बाहर आता है। मार्कस अपने भाई को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन विलियम अब कोई समझदार जीव नहीं रहा था। वो सिर्फ एक आदमखोर दरिंदा था। वो मार्कस पर ही हमला करने वाला होता है कि तभी आसमान से अलेक्जेंडर के सैनिक नीचे उतरते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन विलियम की चमड़ी इतनी सख्त थी कि साधारण गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तभी वहां सेलिना कदम रखती है, लेकिन इस बार वो पहले वाली सेलिना नहीं थी। अलेक्जेंडर के खून ने उसे एक सुपर वैम्पायर बना दिया था। वो दोनों हाथों में मशीन गन लिए तबाही मचाने लगती है। वो नए बने भेड़ियों को पलक झपकते ही ढेर कर देती है, लेकिन तभी उसके सामने खड़ा होता है मार्कस। मार्कस अपनी विशाल ताकत से सेलिना को दबोच लेता है और उसे दीवार से दे मारता है। मार्कस चिल्लाता है, तुम कुछ नहीं बदल सकती सेलिना, ये नई दुनिया का सवेरा है। सेलिना दर्द से कराहती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्कस से लड़ती है, लेकिन मार्कस का हाइब्रिड रूप उस पर भारी पड़ रहा था। इसी बीच विलियम सेलिना की तरफ बढ़ता है। उसके विशाल पंजे सेलिना का सर कुचलने ही वाले थे कि अचानक फिजा में एक ऐसी चीख गूंजती है जो विलियम को भी रोक देती है। मलबे के ढेर से एक साया बाहर निकलता है। वो माइकल था। समंदर की गहराइयों में डूबा माइकल मरा नहीं था। अलेक्जेंडर के खून की ताकत और उसके अपने हाइब्रिड वजूद ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। माइकल की आंखें काली पड़ चुकी थीं, उसकी नसें बाहर आ चुकी थीं। वो एक सीधी छलांग लगाता है और सीधे पहले लायकन विलियम पर जा गिरता है। अब वहां दो ऐतिहासिक लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ पहला हाइब्रिड माइकल पहले लायकन विलियम से लड़ रहा था। दूसरी तरफ सेलिना और पहला वैम्पायर मार्कस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। सेलिना अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्कस के उस विशाल पंख को बीच से तोड़ देती है। मार्कस दर्द से दहाड़ उठता है। सेलिना उस टूटे हुए नुकीले पंख को उठाती है और सीधे मार्कस के सिर के पार उतार देती है। मार्कस लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है। ठीक उसके पीछे हेलीकॉप्टर का विशाल पंखा पूरी रफ्तार से घूम रहा था। सेलिना मार्कस को एक जोरदार लात मारती है और मार्कस सीधे उस घूमते हुए ब्लेड में जा गिरता है। कुछ ही सेकंड में दुनिया के पहले वैम्पायर के हाइब्रिड शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल ने अपनी खौफनाक ताकत का प्रदर्शन करते हुए विलियम के दोनों जबड़ों को अपने हाथों से जकड़ लिया था। माइकल अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक ही झटके में पहले लायकन विलियम का सिर धड़ से अलग कर देता है। विलियम का विशाल शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। 1000 साल से चला आ रहा वो खौफनाक साया आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। माइकल अपने इंसानी रूप में वापस आता है। सेलिना दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू होता है। सुनहरी किरणें पहाड़ों को चीरती हुई नीचे आने लगती हैं। सदियों से वैम्पायर्स के लिए सूरज की रोशनी का मतलब था पलक झपकते ही राख में बदल जाना। सेलिना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो मान चुकी थी कि अब उसका अंत करीब है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया था। सूरज की गर्म किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं, लेकिन कोई धुआं नहीं निकलता। उसकी चमड़ी जलती नहीं है। सेलिना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो अपने हाथों को देखती है। अलेक्जेंडर कॉर्विनस के शुद्ध अमर खून ने उसे धूप से पूरी तरह इम्यून बना दिया था। सदियों में पहली बार वो वैम्पायर जो सिर्फ रात के अंधेरे और सयों में जीने के लिए मजबूर थी, अब खुले आसमान के नीचे सूरज की गुनगुनी धूप को अपनी त्वचा पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, दुख के नहीं बल्कि एक अजीब सी आजादी के। सूरज की रोशनी जिसे देखने की चाहत में उसने सदियां बिता दी थी। पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में उसकी जंग खत्म हो चुकी है, या फिर एक पुरानी नफरत का खात्मा एक नई और उससे भी ज्यादा खौफनाक जंग की शुरुआत है? क्योंकि इस दुनिया में जब एक पुरानी ताकत मिटती है तो उसकी जगह लेने के लिए नए साए हमेशा तैयार रहते हैं।